काशी की संकरी गलियों में अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरे में रह रह कर गोलियों की आवाज और चीख पुकार का शोर सुनाई दे रहा था। ड्रैकुला अनीता की तलाश में था, लेकिन अब उसके सामने एक पुराना दुश्मन नागवंशी पदम सिंह आ चुका था। कैसे हो काउंट? तुम? अच्छा हुआ तुम खुद मेरे सामने आ गए। अनीता कहाँ है? अनीता देवी की चिंता तुम मत करो, वो वही है जहां उसको होना चाहिए। तुम सिर्फ अपनी चिंता करो, क्योंकि आज तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है। तुमसे पहले ना जाने कितनों ने यह धमकी मुझे दी है, और 400 साल बाद भी मैं यहां हूं, और वो हिस्ट्री में कहीं गायब हो चुकी है। काउंट ड्रैकुला, तुझे लगता है कि तू अमर है, इसलिए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुझे मेरे बारे में नहीं पता, तेरे जैसे कई शिकारी मेरे जहर का शिकार बन चुके हैं। और अगर तू 400 साल का है तो पदम सिंह भी पिछले 300 साल से तुझ जैसों का शिकार करता आ रहा है। कम ऑन, लेट्स प्ले। ड्रैकुला अपने सबसे खतरनाक रूप में आ चुका था। उसके नाखून पदम सिंह को फाड़ने के लिए तड़प रहे थे और पदम सिंह ने भी अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी। पहला वार पदम सिंह ने किया। उसने हवा में एक छलांग लगाई और तलवार से ड्रैकुला पर अटैक किया, लेकिन ड्रैकुला हवा की तेजी से अपनी जगह से हट चुका था। पदम सिंह की तलवार पर्वताक्ष एक रहस्य से भरी हुई तलवार थी, जो स्वयं नाग सम्राट तक्षक ने सदियों पहले अपने एक विशेष नाग योद्धा को दी थी। उस तलवार के अंदर पहाड़ को भी मिट्टी बना देने की ताकत थी। जैसे ही वो जमीन से टकराई, जमीन हल्की सी कांप उठी। पदम सिंह हंसते हुए ड्रैकुला की ओर पलटा। क्या हुआ काउंट? पैरों तले जमीन हिल गई ना? यह पर्वताक्ष है, मेरे पूर्वज महान नाग योद्धा पदम की तलवार। इसका एक जोरदार वार भूकंप ला सकता है। सोच क्या होगा अगर ये तुझसे छू भी गई। उसके लिए तुझे मेरे पास आना होगा। बोलते बोलते ड्रैकुला ने अपने हाथों से इशारा किया और अचानक चमगादड़ों का एक झुंड पदम सिंह की ओर लपका। पदम सिंह को इस अटैक की उम्मीद नहीं थी। वो थोड़ा सा लड़खड़ाया और उसने एक हाथ से अपने चेहरे को ढक लिया। चमगादड़ उसको जगह जगह से नोच रहे थे। ध्यान रखना मेरे वफादारों, इसको अपने पंजों से नोचना, लेकिन अपने मुंह से काटना नहीं, वरना इसका जहर तुम सबकी जान ले लेगा। हटो हटो, दूर हटो, दूर हटो मुझसे। ड्रैकुला के चमगादड़ अपनी सोनार नेविगेशन का इस्तेमाल करते हुए पदम सिंह के काउंटर अटैक से बचते हुए उसको नोच रहे थे। वह आवाज की तरंगे छोड़ते थे और जब वो तरंगे पदम सिंह से टकराकर वापस आती थी तो वो उसकी लोकेशन का पता लगा लेते थे। पदम सिंह बदहवास सा अपनी तलवार लहरा रहा था, लेकिन उसका हर वार केवल हवा को काट रहा था। अचानक पदम सिंह रुक गया और कोई मंत्र पढ़ने लगा, जो चमगादड़ों के शोर में सुनाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल उस गली में सैकड़ों हजारों सांपों के फुफकारने की आवाजें आ रही थी। ड्रैकुला हैरानी से देख रहा था कि अचानक वहां सैकड़ों सांप आ गए थे और वो पदम सिंह के जिस्म पर चढ़ रहे थे। देखते ही देखते न केवल सांपों ने पदम सिंह के जिस्म को ढक लिया था, बल्कि उन्होंने ड्रैकुला के चमगादड़ों पर जहर की फुंकार छोड़नी शुरू कर दी थी, जिसके कारण चमगादड़ बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे थे। और कोई वार है तुम्हारे पास काउंट? नहीं ना? अब देख मेरा वार। आगे बढ़ो सांपों और घेर लो दुश्मन को। उतार दो अपना जहर इसके जिस्म में। अमर है, मर नहीं सकता, लेकिन जहर इसको तड़पा तो सकता है। आगे बढ़ो। पदम सिंह के सांपों की फौज ड्रैकुला की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ड्रैकुला के चमगादड़ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ अंग्रेज सैनिक मकानों और दीवारों की आड़ में छुपकर ये नजारा देख रहे थे। What the hell? ये जनरल रूट हमको किस वॉर में ले आया है? I am not staying in India. No way, I give up. दो अमानवीय शक्तियां
आपस में लड़ रही थी। ड्रैकुला इस समय पदम सिंह के सांपों से घिरा हुआ था। ड्रैकुला पदम सिंह के सांपों को कुचल रहा था। अभी तक उसने अपने आप को सर्पदंश से सेफ रखा था। उसके चमगादड़ लगातार उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। जहां ड्रैकुला और पदम सिंह एक दूसरे के वार से बच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला की ओर एक शिकारी बढ़ रहा था। जनरल रूट के सामने इस समय 10 योद्धा खड़े थे, जिन्होंने बख्तरबंद पहन रखा था। लेकिन यह बख्तरबंद कुछ अलग था। लोहे के उस बख्तरबंद पर चांदी की सी चमक थी। जनरल रूट खुद भी अब तक आर्मर पहन चुका था और उसका बख्तरबंद भी वैसे ही चमक रहा था। एलीट यूनिट, तुम सबके आर्मर सिल्वर कोटेड है। तुम्हारे वेपन्स जैसे कि नाइफ, डैगर्स और स्वॉर्ड्स भी सिल्वर कोटेड है और तुम्हारी रिवॉल्वर्स में बुलेट्स भी सिल्वर की है। तुम्हारा टारगेट सिल्वर के लिए एलर्जिक है, इसीलिए उस पर सिर्फ इन वेपन्स का यूज करना है। रिमेंबर, एनिमे कोई नॉर्मल एनिमे नहीं है, इसीलिए उसके ज्यादा पास जाना अवॉइड करना है। एनी क्वेश्चंस? नो सर। गुड, देन लेट्स गो। जनरल रूट के साथ साथ वो 10 इलाइट सोल्जर्स आगे बढ़े। ड्रैकुला को घेरने के लिए वो काशी की गलियों में घुस चुके थे। ड्रैकुला पर खतरा बढ़ता ही जा रहा था। उधर ओमकार, फ्रांसिस और महाराज ईश्वरी प्रसाद भी घिर चुके थे। 3 तरफ से अंग्रेज सैनिकों ने उनको घेर लिया था। Damn it! We have nowhere to go now, ओमकार। हम फंस चुके हैं। महाराज, यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। नहीं ओमकार, कोई रास्ता नहीं है। इनसे लड़कर ही बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। लड़कर? I'm sorry महाराज, बट वो ऑलमोस्ट 30 है और हम 3। उन सबके पास गन्स भी है। I think this is game over for us. उन अंग्रेज सैनिकों की बंदूकें चलने के लिए तैयार थी और उन तीनों का मरना तय था। तभी अचानक वहां एक शोर हुआ। What is this? ये डॉग्स अचानक इतना क्यों बार्क करने लगे? फ्रांसिस की बात का कोई जवाब दे पाता, उससे पहले ही मानो वहां चमत्कार हो गया। व्हाट? ये इतने सारे डॉग्स किधर से? संभाल के, वो अटैक! न जाने कहां से 50 कुत्ते वहां आ गए थे और उन्होंने अंग्रेज सैनिकों पर अटैक कर दिया था। वो उनको नोच रहे थे, फाड़ रहे थे और अचानक हुए इस अटैक के लिए अंग्रेज तैयार भी नहीं थे। फ्रांसिस हैरानी से ये नजारा देख रहा था। ऐसा कुछ होगा उसने सोचा तक नहीं था। उधर महाराज ईश्वरी प्रसाद हाथ जोड़कर खड़े थे और उन कुत्तों को प्रणाम कर रहे थे। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? I think हमें निकलना चाहिए, वरना ये डॉग्स हम पर भी अटैक। परेशान नहीं होने का, ये कुत्ते हम लोग को कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे? What do you mean कुछ नहीं करेंगे? ये फेरल डॉग्स हैं, पागल कुत्ते। तभी फ्रांसिस ने देखा कि एक कुत्ता चलकर ओमकार के पास आया और उसके आगे ऐसे बैठ गया जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। अरे वाह, कितना प्यारा कुत्ता है। ओमकार ने आगे बढ़कर उसके सर को सहलाना शुरू कर दिया। उस कुत्ते के मुंह में इंसान का खून लगा था, लेकिन वो ओमकार के आगे बिल्कुल शांत बैठा था। फ्रांसिस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि ये सब हो क्या रहा है? ये काशी है और जब भी काशी खतरे में होगी, काल भैरव उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वही है काशी के कोतवाल। और जब काशी के कोतवाल जागेंगे तो उनके वफादार कुत्ते उनके आदेश पर लड़ने आएंगे। सही कहा ना महाराज? बिल्कुल सही कहा ओमकार। जय काल भैरव, जय काल भैरव। फ्रांसिस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर उस गली में काशी के वासी भी अब जयकारा लगा रहे थे। जय काल भैरव। काशी की गलियों में काल भैरव की सेना आ चुकी थी। उधर ड्रैकुला सांपों से लड़ने में इतना बिजी था कि उसने पदम सिंह को देखा ही नहीं, जो पर्वताक्ष को उठाकर एक मंत्र पढ़ रहा था। उसकी तलवार से अब हरे रंग की तेज रोशनी निकल रही थी। उसने तलवार को उचकाकर जमीन पर वार किया और जमीन बुरी तरह से कांपने लगी। ड्रैकुला के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो जमीन पर खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहा था और तभी अचानक वो दर्द से कहरा उठा। देखा काउंट, तेरी शक्ति मेरे पर्वताक्ष के आगे कुछ नहीं है।
तेरे जैसे को मैं बस एक वार में तोड़ सकता हूं। ड्रैकुला जो अमर था अब पदम सिंह की तलवार के वार से दर्द में कहरा रहा था। उसका शरीर छोटे छोटे कणों में बिखरता जा रहा था और कुछ देर बाद वहां सिर्फ पदम सिंह नजर आ रहा था। महामहिम बल्लौर की आत्मा को आज शांति मिल गई होगी। ड्रैकुला मर चुका है।